सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंतर्गत भी हम आ गए हैं प्रकरण 4 के। प्रकरण 4 के अंतर्गत सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। सामान्य परिचय के बाद में रामचंद्र शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान है, जो क्योंकि प्रकरण 4 को द्वितीय उत्थान से माना जाता है। द्वितीय उत्थान है संवत 1925 से 1950 तक। ठीक है, देखिए द्वितीय उत्थान को उन्होंने 4 भागों में बांटा है: नाटक, उपन्यास और कहानियाँ, निबंध और समालोचना। तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें निबंध पढ़ चुके हैं, उपन्यास पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे छोटी कहानियाँ। ठीक है, जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सब जगह उनका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर ही हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है कि जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव में है, वह उसी प्रकार से कहानी कहना और सुनना भी मनुष्य के स्वभाव में होता है। कहानियों का चलन तो हमारे सभ्य और असभ्य सभी प्रकार की जातियों में चला ही आ रहा है। दादी नानी की कहानियाँ हैं। रात को सोते वक्त बच्चे अपनी दादी से, अपनी नानी से अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं। सब जगह उनका समावेश शिष्ट साहित्य के भीतर ही हुआ है। सभ्य साहित्य के भीतर ही उन कहानियों का समावेश हो गया है। घटना प्रधान और मार्मिक, उनके ये 2 स्थूल भेद भी बहुत सामने आए हैं। देखिए, कहानियों के 2 स्थूल भेद हैं जो सामने आए हैं। कौन से हैं? एक तो वो घटना प्रधान होती हैं और एक उनमें मार्मिकता होती है। ठीक है, इनका मिश्रण भी पाया जाता है। देखिए, अलग अलग भी हो सकती हैं। घटना प्रधान अलग कहानियाँ हो सकती हैं, मार्मिकता से संबंधित अलग कहानियाँ हो सकती हैं, लेकिन घटना प्रधान भी और क्या होती है उसमें मार्मिकता, दोनों का मिश्रण भी पाया जा सकता है कहानियों में। बृहत कथा, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटना चक्र में रमाने वाली कथाओं की पुरानी पोथियाँ हैं। ठीक है, देखिए घटना चक्र पर आधारित कथाएं कौन सी हैं? बृहत कथा है, बेताल पच्चीसी है, सिंहासन बत्तीसी। जबकि ये कादम्बरी है, माधवा, नलकाम, कंदला, शीत बसंत इत्यादि क्या है? वृत्त वैचित्र्य होते हुए भी क्या है? इनमें मार्मिक स्थलों रमाने वाले भाव प्रधान आख्यान है। ठीक है, ये किस पे आधारित है? मार्मिक स्थलों पर आधारित है। कौन कौन सी? कादम्बरी, माधवा, नलकाम, कंदला, शीत बसंत आदि। ठीक है, अगला है इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्त का प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है। दूसरी कोटियों की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण पाया जाता है। क्या बताया गया है कि इन दोनों कोटियों की कहानी कौन कौन सी? एक तो घटना प्रधान और एक कौन सी? मार्मिक स्थलों को रमाने वाली। तो इन दोनों ही कोटियों की कहानी में एक बड़ा भारी भेद यह पाया जाता है। क्या भेद पाया जाता है? कि जो प्रथम है ना, उसमें इतिवृत्त का जो प्रवाह है ना, वो मात्र अपेक्षित होता है। लेकिन जो दूसरी कोटि की कहानी, उसमें क्या है? भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण दर्शाया जाता है। आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। किस भेद पर? आधुनिक ढंग के उपन्यासों और जो कहानियों का स्वरूप है, वो इसी भेद पर आधारित हुआ है। किस भेद पे? जो दूसरी कोटि की कहानियाँ, उसी भेद पर कि भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण और प्रत्यक्षीकरण भी उसमें पाया जाए। इस स्वरूप के विकास के लिए कुछ बात के नाटकों की भी ली गई हैं, जैसे कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास, वैचित्र्य, बाह्य और आभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण तथा उसके अनुरूप भाव व्यंजना। देखिए, ये कहाँ से ली गई हैं? कहानी और उपन्यासों में जो कथोपकथन है, घटनाओं का विन्यास है, वैचित्र्य है, बाह्य और आभ्यंतर परिस्थितियों का चित्रण है और अनुभव भाव और उनके अनुरूप जो भाव व्यंजना है, वो कहाँ से ली गई हैं? नाटकों से ली गई हैं। इतिवृत्त का प्रवाह तो उनकी मूल रूप था ही। देखिए, इतिवृत्त का प्रवाह है, वो उसका मूल रूप था। ठीक है, वह तो बना ही रहेगा। उसमें अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग को कथा कहानियों में कथा का प्रवाह अखंड गति से और चलता था, जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम से जुड़ती सीधी चली जाती हैं। क्या है कि पहले क्या होता था कि अंतर इसमें क्या है कि जिस प्रकार से जो पुराने ढंग की कथा कहानियाँ हैं, उनका कथा का प्रवाह अखंड गति से चलता रहता है। ठीक है, अखंड गति से मतलब बिना रुके हुए चलते हैं, और उसमें क्या होती हैं, जो घटनाएं हैं ना,
वो पूर्व दर पूर्व मतलब आगे से आगे आगे के आगे क्रम में अपने आप ही जुड़ती चली जाती हैं। कार्य यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नोवेल के नाम से चले, नोवेल को क्या बोला जाता था यूरोप में, अब यूरोप में नोवेल बोला जाता था और हिंदी में हमारे क्या बोला जाता था उनको, उपन्यास। अभी भी इंग्लिश में बोलते हैं ना, तब नोवेल ही बोला जाता उपन्यास को, ठीक है। नाम से चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए। मराठी में वे कादम्बरी कहलाने लगे। मराठी में क्या कहलाने लगे, कादम्बरी। वे कथा के भीतर कोई भी परिस्थिति आरंभ में रख कर चल सकते हैं और उनमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर की श्रृंखलाओं में गुम्फित होती भी चलती है और अंत में जाकर सबका समाहार हो जाता है। और घटनाओं के विनाश की यही वक्रता और विचित्र उपन्यासों और आधुनिक कहानियों की प्रत्येक विशेषता है, जो पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग है। देखिए, पुराने ढंग की कथा कहानियाँ क्या होती हैं, ठीक, कि जैसे एक राजा की कहानी थी तो उस राजा की कहानी से ही संबंधित हम लास्ट तक सुनते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जैसे प्रकार से आप लगा लीजिए गोदान उपन्यास है, उसमें कहानी तो है होरी की, लेकिन देखिए वहाँ पे किस पे, उसके बेटे का जिक्र है, फिर उसके बेटे के ससुर जी जो भोला हैं उनका जिक्र है, उनकी बेटी झुनिया का जिक्र है। फिर शहरी वातावरण में चले जाइए आप, अगर होरी और जो धनिया है अगर उसी की कहानी चलेंगी तो उनकी क्या है, उनकी गरीबी का जीवन है और उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की, लास्ट में मरते वक्त उनका गोदान हुआ, गोदान के लिए पैसे मांगे गए। तो वहाँ से अगर सीमित देखें तो वो गोदान ही काफ़ी था उसके लिए, जो उनका क्या था, वो होरी के परिवार ही काफ़ी था। लेकिन देखिए गोदान में अन्य भी जोड़ दिए गए, कहाँ पे जोड़ दिए, शहरी वातावरण भी जोड़ दिया और उनका सभी का समावेश करके एक गोदान उपन्यास बनाया गया। इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि एक कथा को लेकर उसमें भिन्न भिन्न कथाओं को लाकर एक बड़ा रूप दे दिया जाता है और उस सभी का समाहार कर दिया जाता है और वही क्या होता है, उपन्यास होता है। यूरोप में उसे नोवेल कहते हैं, मराठी में उसे कादम्बरी कहा जाता है, याद रहेगा, ठीक है। उपयुक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंसा की कहानी थी कौन सी, रानी केतकी की कहानी, न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी। न राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना और वीर सिंह का वृतांत आधुनिक छोटी कहानियों के अंतर्गत, ठीक है। क्या है कि जो उपयुक्त दृष्टि को देखें, ऊपर वाली दृष्टि को देखते हैं तो रानी केतकी की कहानी क्या है कि रानी केतकी से ही संबंधित है, ठीक है। तो वो आधुनिक युग के उपन्यास के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि वो कहानी के ही अंतर्गत आएगा। और जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो राजा भोज का सपना है और जो वीर सिंह का वृतांत है वो आधुनिक छोटी कहानियों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जो आधुनिक छोटी कहानियाँ हैं उनके अंतर्गत आएंगे कौन, रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना और वीर सिंह का वृतांत। जबकि ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, उपन्यास के अंतर्गत रखे जाते हैं। अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाँ या कहानियाँ निकला करती हैं वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी, ठीक है। अंग्रेजी के जो मासिक पत्रिकाएं हैं उनमें छोटी आख्यायिकाँ निकलती थी, छोटी कहानियाँ निकला करती थी। वैसी कहानियाँ कहाँ पे निकला करती, गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी, ठीक है। ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक और भावव्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थी। ये कहानियाँ क्या होती थी कि जीवन का जो बड़ा मार्मिक और भावव्यंजक खंड चित्र होता था उसके रूप में निकलती थी। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होती है सरस्वती पत्रिका। देखिए, द्वितीय उत्थान के अंतर्गत जो सभी प्रवृत्तियाँ थी उसके आभास को लेकर प्रकट होती है कौन, सरस्वती पत्रिका, ठीक है। इस प्रकार की छोटी कहानियों को हमें दर्शन होने लगे थे। सरस्वती का प्रथम वर्ष संवत 1947 को पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी, जो कि मौलिक जान पड़ती है। देखिए, सबसे पहले इंदुमती कहानी छपी थी और किसकी थी, पंडित किशोरीलाल स्वामी की, ठीक है। किसकी थी, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी थी इंदुमती और जिसे मौलिक कहानी के रूप में मानते हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल जी। अगर आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको पहली कहानी माना है तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की जो इंदुमती कहानी है उसको सबसे पहले माना है, ठीक है। सरस्वती के प्रथम वर्ष में छपी थी ये
संवत 1947 को। इसके उपरांत तो उसमें कहानियाँ बराबर निकलती ही रही, पर वे अधिकतर बंग भाषा से अनुदित या छाया लेकर लिखी होती थी। उसके बाद में भी कहानियाँ बहुत सारी निकली, लेकिन कहाँ से थी वो? या तो बंग भाषा की अनुदित होती थी या उसकी छाया लेकर ही निकलती थी। बंग भाषा के अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरिजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते थे। ठीक है, कौन थे बंग भाषा में अनुवाद करने वाले? इंडियन प्रेस के मैनेजर थे बाबू गिरिजा कुमार घोष, जो कि हिंदी कहानियों में अपना नाम क्या लिखते थे? लाला पार्वती नंदन देते थे, और वे विशेष उल्लेखनीय थे। उनके उपरांत बंग महिला का स्थान आता है। किसका नाम आता है? बंग महिला का, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष भी इनका नाम है, जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बाबा राम प्रसन्न घोष की पुत्री और बाबा पूर्णचंद की धर्म पत्नी थी। किसकी बेटी थी ये? सज्जन कौन थे? बाबा राम प्रसन्न घोष की पुत्री थी और बाबू पूर्णचंद्र की पत्नी थी। कौन? बंग महिला। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बंगला में अनुवाद तो किया, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखी थी, जिसमें एक आती है दुलाई वाली, जो संवत 1964 की सरस्वती भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। किस में प्रकाशित हुई थी? संवत 1964 को सरस्वती भाग 8 संख्या 4 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? दुलाई वाली। किसकी थी? बंग महिला की थी। और बंग महिला कहाँ से थी? बंगाली सज्जन बाबू राम प्रसन्न घोष की बेटी थी और बाबू पूर्णचंद्र की धर्म पत्नी थी। ठीक है, बहुत सी कहानियों, देखिए इनका नाम तो था वैसे राजेंद्र बाला घोष, लेकिन ये बंगाल की थी। ठीक है, और बंगाली भाषा में ही ये रचना करती थी। तो अपने आप को, पहले क्या होता था कि जो कवियत्री थी वो अपने को छुपा के रखती थी, तो इन्होंने अपना नाम राजेंद्र बाला घोष न देते हुए बंग महिला, मतलब बंगाल की महिला नाम से रचनाएं करती थी। तो दुलाई वाली भी इनकी रचना है, और दुलाई वाली आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। इनकी एक दुलाई वाली है और एक चंद्रदेव से मेरी बातें, 2 रचनाएं हैं इनकी बंग महिला जी की, जो कि लगी हुई हैं। कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के लिए सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों का नाम वर्ष क्रम के नीचे बताया गया है। ठीक है, पहले कौन सी कहानी आएगी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की थी, संवत 1947। फिर गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की थी, संवत 1959। फिर प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास मिर्ज़ापुर से, संवत 1959। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की स्वयं की थी, संवत 1960। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी की थी, संवत 1960। और दुलाई वाली बंग महिला 1964। कब है? संवत 1964 को। ठीक है, याद रखेंगे, दोबारा पढ़ा देती हूँ आपको। इंदुमती थी किशोरीलाल गोस्वामी की, जो संवत 1947 नहीं है 1957। ठीक है, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की, जो कि 1959। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास मिर्ज़ापुर 1959। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, संवत 1960। पंडित पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी, संवत 1960। दुलाई वाली बंग महिला, संवत 1964। ठीक है, इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। देखिए, भाव प्रधान कहानियों को चुने तो कौन सी आती हैं? भाव प्रधान इंदुमती है, जो कि 1957। 11 वर्ष का समय है, जो कि 1960। और दुलाई वाली है, जो कि 1964। संवत 1964 ही। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी ही यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। देखिए, इंदुमती है वो किसी बंगला कहानी का अनुवाद नहीं है, क्योंकि वो क्या है? एक मौलिक कहानी है। किसकी है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। कब की है? तो इंदुमती 1957 की है, संवत 1957 की। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय किसका है? स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो कि संवत 1960 का है। उसके बाद में फिर दुलाई वाली का नंबर आता है, जो कि कब की है? संवत 1964। और किसकी है? बंग महिला, जिसे राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता था।
ऐसी कहानियों की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए और वे इस काल के भीतर की सब मासिक पत्रिकाओं के बीच बीच में निकलती रही थी। संवत 1968 में कल्पना और भावुकता के कोश बाबू जयशंकर प्रसाद की ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में निकली थी। ठीक है, याद रखेंगे कब, संवत 1968 में। किस में निकली थी? कल्पना और भावुकता के कोश कौन थे? बाबू जयशंकर प्रसाद। और उनकी कहानी कौन सी थी? ग्राम। और ग्राम नाम की कहानी उनके मासिक पत्र था इंदु, उसमें निकली थी। इसके उपरांत तो उन्होंने आकाशदीप, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग, ये कौन है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ हैं ये। स्वर्ग के खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि अनेक कहानियाँ लिखी जो तृतीय उत्थान के भीतर आती हैं। देखिए, जो इनकी ये कहानियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की, ये कहानियाँ आती हैं इनकी प्रसाद ग्राम, जो कि 1968 की है, संवत 1968 की है। ये द्वितीय उत्थान के अंतर्गत आएगी। लेकिन बाद में इनकी जो ग्राम कहानी है ये इनकी मासिक पत्र इंदु था, उसमें निकली थी। आकाशदीप है, बिसाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग की खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि इनकी कहानियाँ हैं जो कि तृतीय उत्थान के अंतर्गत आती हैं। हास्य रस की कहानियाँ लिखने वाले जो जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी इंदु में संवत 1968 में निकली थी। कौन सी निकली थी? इंदु में निकली थी। किसकी? हास्य रस की कहानियाँ लिखते थे कौन? जीपी श्रीवास्तव, जिनकी पहली कहानी इंदु में संवत 1968 में निकली थी। इसी समय के आसपास आजकल के प्रसिद्ध कहानी लेखक पंडित विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक ने कहानी लिखना आरंभ किया था। ठीक है, इसी समय के आसपास उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन सन 1913 की सरस्वती में छपी थी। किसकी? देखिए, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की प्रथम कहानी थी कौन सी? रक्षाबंधन, जो कि 1913 में सरस्वती में छपी थी। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमन सिंह की, जो हिंदी के अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक हैं, उनकी एक अत्यंत भावुकता भरी कहानी थी कानों में कंगना, जो संवत 1970 में इंदु में छपी थी। जबकि सन में पूछे तो 1913 आएगा। ठीक है, उसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियाँ भी लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? यहाँ पे याद रखेंगे किस किस की कहानियाँ आ रही हैं। जीपी श्रीवास्तव जी ने हास्य रस से संबंधित लिखी थी। फिर विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक ने कौन सी लिखी थी? 1913 में रक्षाबंधन लिखी थी, जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। उसके बाद में सूर्यपुरा के राजा थे राधिका रमन सिंह, उन्होंने अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों का अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक थे और उन्होंने एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी लिखी थी कानों में कंगना, जो कि संवत 1970 में इंदु से निकली थी और सन में पूछे तो 1913। उसके पीछे बिजली नामक एक इनकी और सुंदर कहानी भी लिखी थी इन्होंने। पंडित ज्वालादत्त शर्मा ने संवत 1971 में कहानी लिखना आरंभ किया था। किसने? ज्वालादत्त शर्मा ने कब शुरू किया था? संवत 1971 को कहानी लिखना शुरू किया था। इनकी पहली कहानी सन 1914 में, कब है? सन 1914 में सरस्वती में निकली थी। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने की ओर झुके थे। कौन? चतुरसेन शास्त्री। अगला है संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी है उसने कहा था, जो कि संवत 1972, अगर सन में पूछा जाए आपसे तो 1915 की सरस्वती में वो छपी थी। याद रखेंगे किस में छप रही हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, कब छपी थी वो भी। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक अद्वितीय कहानी है उसने कहा था, जो कि फ्लैशबैक शैली में लिखी हुई कहानी है। संवत 1972 की है, जबकि सन में पूछे तो आपसे 1915। और किस में निकली थी? तो सरस्वती पत्रिका में निकली थी। इसमें पक्के यथार्थ के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित किया गया है। घटना इनकी ऐसी है कि जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार व कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज प्रगल्भता
वेदना की विवत्स विवृत्ति नहीं हुई है। कहानी अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी कहानी है वह। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर वहीं आघात नहीं पहुंचता, कहीं आघात नहीं पहुंचता। देखिए, सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं पर भी आघात नहीं पहुंचता है। इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा इनमें नहीं की गई। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद जी की छोटी कहानियां भी संवत 1973 से ही निकलने लगी थी। इस प्रकार द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में आधुनिक कहानियों का प्रारंभ हम पाते हैं, जिसका पूर्ण विकास तृतीय उत्थान में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था कि जो आधुनिक कहानियां हैं उनका विकास द्वितीय युग में ही, द्वितीय उत्थान में होने लगा था, लेकिन उनका पूर्ण विकास किस में हुआ था? तृतीय उत्थान में हुआ था। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम निबंधों की क्या परिस्थिति रही थी द्वितीय उत्थान के अंतर्गत। आज कहानी के बारे में पढ़ चुके हैं हम कि द्वितीय उत्थान के अंतर्गत कहानियों की क्या पृष्ठभूमि रही है, कौन कौन सी कहानियाँ रची गई हैं और किस प्रकार से कहानियों का उत्थान हो रहा था। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।